यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उत्पत्ति के नियमों को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि उत्पत्ति के नियमों के अंतर्गत हमने 2 वीडियो इससे पहले बनाए हुए हैं, इस वीडियो में हम उत्पत्ति के नियम अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में उत्पत्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, उन 3 अवस्थाओं का तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करने से पूर्व हम उत्पत्ति के नियमों की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में उत्पत्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि प्रारंभ में जब स्थिर साधनों के साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात जो स्थिर साधन हैं वो तो स्थिर ही रहते हैं क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के संयोग से इस अवस्था में बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। इस अवस्था में प्रारंभ में सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। अर्थात इस अवस्था की जो प्रारंभिक स्थिति है, उस प्रारंभिक स्थिति में सीमांत और औसत उत्पादन दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन जो सीमांत उत्पादन है वो अपने अधिकतम बिंदु के बाद गिरता हुआ होता है। अर्थात इस अवस्था में सीमांत उत्पादन में 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहले तो सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन एक बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन में कमी होने लगती है, और ये दोनों ही परिवर्तन इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। और अंत में यह जो सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादन के अधिकतम स्तर पर औसत उत्पादन के समान होती हैं। अर्थात इस अवस्था के अंतिम बिंदु पर, अर्थात यह अवस्था वहाँ तक होती है जहाँ पे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर हो जाते हैं। यह सीमांत उत्पादन के अधिकतम बिंदु पर कुल उत्पादन में वृद्धि की दर बढ़ती है। अर्थात जहाँ तक सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है वहाँ पे कुल उत्पादन में वृद्धि की दर बढ़ती है। अर्थात जिस बिंदु तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है उस बिंदु पर तक कुल उत्पादन में जो वृद्धि है वह वृद्धि की दर में बढ़ोतरी होती रहती है, और इसके बाद अर्थात जहाँ से सीमांत उत्पादन में कमी होने लगती है वहाँ से कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है उसमें कमी आती है, और इसी बिंदु को मोड़ बिंदु भी कहा जाता है। अर्थात वह बिंदु जहाँ पर सीमांत उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर होता है उस बिंदु को मोड़ बिंदु कहा जाता है। इस अवस्था को उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। अब बारी आती है उत्पत्ति की द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों गिरते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही गिरते हैं, लेकिन औसत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन तेजी से गिरता है। अर्थात जो सीमांत उत्पादन में गिरावट की दर है वो औसत उत्पादन की तुलना में अधिक होती है, और अपने अंतिम स्तर पर यह शून्य हो जाता है। अर्थात जो द्वितीय अवस्था की अंतिम स्थिति है वहाँ पे सीमांत उत्पादन शून्य होता है। अर्थात द्वितीय अवस्था वहाँ तक होती है जहाँ पे सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। इस अवस्था को घटते औसत उत्पादन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में औसत और सीमांत उत्पादन दोनों ही गिरते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत अब जो इसकी जो अंतिम अवस्था है वह तृतीय अवस्था है। यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन घटता है। अर्थात अगर हम जब कुल उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है उसके बाद भी अगर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं और उत्पादन जारी रखते हैं तो ऐसा करने से जब कुल उत्पादन घटता है अर्थात जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक हो जाता है।
अर्थात जो परिवर्तनशील साधन है उनकी सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, तो इसे उत्पादन की तीसरी अवस्था कहते हैं। इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। आइए अब इसको एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। ये एक तालिका है जिसके अंतर्गत यहाँ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा दी गई है, जो क्रमशः एक एक इकाई बढ़ती हुई है और 1 2 3 4 करके यह 9 इकाई हैं साधन की, परिवर्तनशील साधन की। इन 9 इकाइयों का हमने प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन, ये औसत उत्पादन है, एवरेज प्रोडक्शन, और ये सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। यहाँ पे उत्पत्ति की अवस्थाएं लिखी गई हैं। प्रथम अवस्था के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो इस वृद्धि करने पर औसत उत्पादन में वृद्धि होती है, और सीमांत उत्पादन में पहले तो वृद्धि होती है और उसके बाद कमी होने लगती है। इसको जो है उत्पत्ति के नियम की प्रथम अवस्था कहते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए, जब परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का प्रयोग किया था तो औसत उत्पादन 6 इकाई था और सीमांत उत्पादन भी 6 इकाई था। ये औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन, इन तीनों की गणना कैसे करते हैं इसका वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके बाद जब परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में वृद्धि की गई, अर्थात परिवर्तनशील साधनों की 2 इकाइयों का प्रयोग किया गया, तो औसत उत्पादन 8 हो गया और सीमांत उत्पादन 10 हो गया। अर्थात औसत उत्पादन में 6 से 8 2 इकाई की वृद्धि होगी, 2 इकाई प्लस हो गया। यहाँ पे जो सीमांत उत्पादन है 6 से 10 हो गया, अर्थात 4 इकाई की वृद्धि होगी। अब जब हमने परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई का प्रयोग किया गया है, अब 3 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं हम। औसत उत्पादन अब देखिए 8 से 10 हो गया। अब फिर भी यहाँ पे 2 इकाई औसत उत्पादन में वृद्धि हो रही है और यहाँ सीमांत उत्पादन में भी 4 इकाई की वृद्धि हो रही है। अर्थात औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही बढ़ रहे हैं। यह उत्पत्ति के नियम की प्रथम अवस्था कहा जाता है। और यह प्रथम अवस्था में भी 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में क्या होता है कि सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है और देखिए यहाँ पे 6 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, लेकिन 14 के बाद फिर 10 हो जा रहा है। अर्थात यह प्रथम अवस्था वहाँ तक चलती है जहाँ पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। और जो सीमांत उत्पादन का अधिकतम बिंदु होता है, अर्थात यहाँ पे सीमांत उत्पादन अधिकतम 14 इकाई है, 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 14, 14 से फिर 10 हो गया। अर्थात यहाँ पर तक तो बढ़ रहा है, इसके बाद ये जो सीमांत उत्पादन है उसमें कमी हो रही है। तो इस बिंदु को, अर्थात उत्पादन की जब तीसरी इकाई का हमने परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई का प्रयोग किया गया, तो तीसरी इकाई के प्रयोग करने तक जो सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है और जो कुल उत्पादन में वृद्धि की दर है वो बढ़ रही है। अब ये दर कैसे बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की। पहले 6 था, अब 16 हो गया, 10 इकाई की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 14 इकाई की वृद्धि हो गई है। 16 था, 16 से 30 हो गया, 14 इकाइयों की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देखिए 30 से 40 कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि। अर्थात प्रथम 3 इकाइयों तक कुछ, जहाँ पे कुल उत्पादन 30 है, 3 इकाइयों तक जो कुल उत्पादन में वृद्धि की दर है वो बढ़ती हुई है। पहले 10 बढ़ रहा था, फिर 14 बढ़ गया। अर्थात जो वृद्धि की दर है वो बढ़ रही है और सीमांत उत्पादन जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है। और इसी बिंदु को, जहाँ पे सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है और कुल उत्पादन में जहाँ तक वृद्धि की दर जो है वो बढ़ती है, उस बिंदु को मोड़ बिंदु
कहते हैं। इसके बाद जब सीमांत उत्पादन में कमी होने लगती है, देखिए 14 के बाद 10 हो गया, 4 इकाई की कमी होगी। और कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो कम होने लगी। पहले 14 बढ़ रहा था, अब 10 बढ़ने लग गया है। तो कुल उत्पादन में जो कमी हो रही है, कुल उत्पादन में वृद्धि की दर में जो कमी हो रही है, यह इसके बाद जो मोड़ बिंदु के बाद की अवस्था होती है। इसके बाद जब द्वितीय अवस्था वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ से को औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बराबर होते हैं, और इसके बाद भी हम अगर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं और उत्पादन जारी करते हैं, तो इसके बाद इसकी द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि औसत उत्पादन में गिरावट आरंभ हो जाती है, और यहाँ पे औसत उत्पादन बढ़ रहा था 6 से 8, 8 से 10, 10 से 10, यहाँ पे स्थिर रह गया। लेकिन इसके बाद औसत उत्पादन में कमी हो रही है। यहाँ पे 1 इकाई की कमी हो गई, यहाँ पे भी 1 इकाई की कमी हो गई, और जो सीमांत उत्पादन है उसमें भी कमी हो रही है। यहाँ पे 5 इकाई की कमी हो रही है, यहाँ पे 2 इकाई की कमी हो रही है। और यह अवस्था वहाँ तक होती है जहाँ पे सीमांत उत्पादन शून्य होता है, अर्थात इस 7वीं इकाई तक उत्पत्ति की द्वितीय अवस्था कहलाएगी। चौथी इकाई से 7वीं इकाई तक, चौथी इकाई जहाँ पे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर हैं, वहाँ से द्वितीय अवस्था, उत्पत्ति की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और यह अवस्था कहाँ तक चलती है, जहाँ पे सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, अर्थात 7वीं इकाई तक। और जो कुल उत्पादन में वृद्धि की दर है वो क्रमशः घटती हुई होती है। अब यहाँ पे देखिए 10 इकाई की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे 40 से 45 5 इकाई की वृद्धि हो रही है, 45 से 48 3 इकाई की वृद्धि हो रही है, अर्थात ये वृद्धि की दर में जो है धीरे धीरे कमी हो रही है। पहले 10 इकाई की वृद्धि हुई थी, फिर 5 की वृद्धि हुई, अब 3 की वृद्धि हो रही है, अर्थात जो कुल उत्पादन है उसमें जो वृद्धि की दर है वो घट रही है। और औसत उत्पादन भी घट रहा है, पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। और सीमांत उत्पादन में भी कमी होती है, अर्थात यहाँ 5 इकाई की कमी होगी, यहाँ पे 2 इकाई की कमी होगी, अब यहाँ पे कितनी इकाई की कमी होगी, 3 इकाई की कमी हो गई। और इस अवस्था में क्या होता है कि सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेजी से घटता है। अब यहाँ पे देखिए औसत उत्पादन में कितने की कमी हो रही है, 1 इकाई की कमी हो रही है। 10 से 9 हुआ, 1 इकाई की कमी हो रही है। लेकिन सीमांत उत्पादन में कितने की कमी हो रही है, 10 से 5 हो गया, तो 5 इकाई की कमी हो रही है सीमांत उत्पादन में। अब यहाँ पे देखिए दूसरे बिंदु पे, यहाँ 9 से 8 हो गया, 1 इकाई की कमी हो गई। और यहाँ सीमांत उत्पादन में देखिए कितने की कमी हो रही है, 2 इकाई की कमी हो रही है, 5 से 3 हो गया। अर्थात इस द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जो सीमांत उत्पादन है उसमें जो कमी होती है वो औसत उत्पादन से अधिक होती है। यहाँ 1 इकाई की कमी हो रही है, यहाँ 5 इकाई की कमी हो रही है। औसत उत्पादन यहाँ 1 इकाई कम हो रहा है, यहाँ सीमांत उत्पादन 2 इकाई कमी हो रहा है। अर्थात इस अवस्था को जहाँ पे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में कमी होती है, औसत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन तेजी से घटता है, और कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो घटती जाती है, इसे उत्पत्ति की द्वितीय अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था उस बिंदु तक, अर्थात उत्पादन की उस अवस्था तक होती है जहाँ तक सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है और कुल उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है, अर्थात यहाँ तक जो है कुल उत्पादन अधिकतम होगा। इससे पहले कुल उत्पादन में इस 48 से कम था, देखो यहाँ 48 के बराबर है, 45, 40, 30, 16, 6, अर्थात कुल उत्पादन यहाँ से इससे पहले भी कम है और इसके बाद भी कम होगा। देखिए 48 है, यहाँ पे 44 हो गया और यहाँ 34 हो गया, तो इसमें लगातार कमी हो रही है। अर्थात उत्पत्ति के नियम की तीसरी अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जहाँ पे सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अब देखिए सीमांत उत्पादन यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 इकाई की कमी हो रही है, अर्थात जो 8वीं इकाई है उसकी सीमांत उत्पादकता
-4 है, और जो 9वीं इकाई है उसकी सीमांत उत्पादकता -6 है। अर्थात उत्पत्ति की तीसरी अवस्था वहाँ पे होती है जहाँ से कुल उत्पादन में कमी होती है और औसत उत्पादन में भी कमी होती है, और जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक हो जाता है। इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें सीमांत उत्पादन जो है वो ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर वृद्धि होने के स्थान पर कमी होती है। अर्थात कुल उत्पादन में कमी होती है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। तो इसे उत्पत्ति के नियम की तृतीय अवस्था कहते हैं। अर्थात जो 8वीं और 9वीं इकाई का अगर हम उत्पादन में प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को उत्पत्ति के नियम की तृतीय अवस्था कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों की इन तीनों अवस्थाओं को आइए अब हम एक रेखाचित्र के माध्यम से देखते हैं, इसको रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक हमारे पास रेखाचित्र है जो y अक्ष है। इस y अक्ष पे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को दर्शाया गया है। ये OX अक्ष है। इस OX अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को दिखाया गया है जो हमने श्रम का प्रयोग किया गया, अर्थात परिवर्तनशील साधन जो है वो यहाँ पर श्रम है। ये जो TP वक्र है ये टोटल प्रोडक्शन वक्र है, अर्थात कुल उत्पादन वक्र है। ये AP वक्र है, ये AP वक्र एवरेज प्रोडक्शन है, औसत उत्पादन वक्र। और ये जो MP वक्र है ये सीमांत उत्पादन वक्र है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसकी जो प्रथम अवस्था है O से लेके D तक है, अर्थात प्रथम अवस्था O से लेके D बिंदु तक है। इस यहाँ तक क्या हो रहा है कि औसत उत्पादन में वृद्धि हो रही है और कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। औसत उत्पादन में वृद्धि हो रही है, कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन जो सीमांत उत्पादन है उसमें दो स्थितियां देखने को मिल रही है। सीमांत उत्पादन में पहले वृद्धि हो रही है लेकिन अधिकतम बिंदु के में पहुंचने के बाद कमी हो रही है, और यह बी बिंदु पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर हो रहे हैं। अर्थात प्रथम अवस्था वहाँ तक चलती है, वहाँ तक माना जाता है प्रथम अवस्था को जहाँ पर औसत उत्पादन वक्र और सीमांत उत्पादन वक्र एक दूसरे को काटते हैं, और जो ये सीमांत उत्पादन वक्र है वो औसत उत्पादन को ऊपर से नीचे को काटता हुआ होता है। इसे उत्पत्ति के नियम की प्रथम अवस्था कहते हैं। अब ये जो बिंदु है F, इसको मोड़ बिंदु कहा जाता है। इसे मोड़ बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बिंदु तक, अब यहाँ पर देखिए जो कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है, इसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसका ढाल ज़्यादा है, बहुत तीव्र ढाल है। लेकिन इसके बाद जो कुल उत्पादन वक्र है उसके ढाल में कमी हो रही है। अर्थात इस बिंदु तक O से लेके F तक कुल उत्पादन में जो वृद्धि है वो तेज़ी से हो रही है, लेकिन F से लेके E तक जो है कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो घटती हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो परिवर्तनशील साधन है उसकी सीमांत उत्पादकता पहले तो बढ़ रही है लेकिन उसके बाद सीमांत उत्पादकता में कमी हो रही है। तो इसे उत्पत्ति के नियम की प्रथम अवस्था कहते हैं। अब उत्पत्ति के नियम की द्वितीय अवस्था D से लेके G तक चलती है, अर्थात D से लेके G तक, जहाँ पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो कम होती जाती है। कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती है लेकिन कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो या तो कम होती है या वृद्धि की दर स्थिर रहती है। और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में कमी होती है। अब देखो बी बिंदु के बाद ये औसत उत्पादन में भी कमी हो रही है और सीमांत उत्पादन में भी कमी हो रही है, लेकिन जो सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादन की तुलना में तेज़ी से गिर रहा है। ये डी से लेके जी बिंदु तक। अब ये जो जी बिंदु है यहाँ पे सीमांत उत्पादन शून्य है, अर्थात द्वितीय अवस्था वहाँ तक चलती है जहाँ पे सीमांत उत्पादकता, परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है।
इस द्वितीय अवस्था को उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुल उत्पादन है वो अधिकतम प्राप्त होता है। अगर परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है और उसके बाद भी अगर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं और ज़्यादा साधनों को लगाते हैं, तो इसके बाद उन परिवर्तनशील साधनों की जो सीमांत उत्पादकता है वो ऋणात्मक होने लग जाती है। अर्थात ओ बिंदु से नीचे जो है वो ऋणात्मक अंकों को प्रदर्शित करता है, ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। इस ओ अक्ष के नीचे जो सीमांत उत्पादन अगर आएगा तो वह ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात शून्य के बाद भी अगर हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो सीमांत उत्पादकता में कम ऋणात्मकता हो जाती है, अर्थात सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने लगता है और जो कुल उत्पादन है उसमें कमी होने लगती है और औसत उत्पादन तो द्वितीय अवस्था से ही गिरता हुआ होता है। अर्थात तृतीय अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है और कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से उत्पत्ति के नियमों के अंतर्गत उत्पत्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था का अध्ययन किया। धन्यवाद।